आज से 20 साल पहले धरती पर एक खतरनाक एलियन हमला हुआ था। लेकिन इंसानों ने इस जंग को जीत लिया और अब पूरी दुनिया में शांति का माहौल बना हुआ है। दुनिया के सभी देशों ने अब अपने आपसी मतभेद भुलाकर हाथ मिला लिया है और मिलकर ESD यानी अर्थ स्पेस डिफेंस की बुनियाद रखी। पिछली जंग में तबाह हुए एलियन जहाजों के मलबे का इस्तेमाल करके इन लोगों ने उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को डिकोड किया और दुश्मन पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन अलर्ट सिस्टम तैयार कर लिया। आज ESD के मेन हेडक्वार्टर्स एरिया 51 में है, मगर इनके बेस चांद, मंगल ग्रह, यहाँ तक कि शनि ग्रह के चांद पर भी बन चुके हैं। लेकिन इन सब से अनजान दुनिया को लगता है कि खतरा टल गया है, पर सच तो ये है कि एलियंस आज भी हमारी धरती पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। पुराने प्रेसिडेंट विटमोर को आज भी वही पुराने डरावने सपने सताते हैं, जिसमें उसे एक अजीब सा सर्कुलर फिगर और उसके बीच एक लाइन दिखाई देती है जिसे वो लगातार ड्रॉ करता रहता है। इसी बीच मून बेस पर जेक और चार्ली बेस के डिफेंस सिस्टम के नए हिस्सों को टो करके एक विशाल हथियार तैयार करने में जुटे हुए हैं। पर तभी अचानक कुछ तकनीकी खराबी हो गई और टग्स उस भारी हथियार को संभालने में नाकाम होने लगे, जिसे देखकर कमांडर जियांग ने उन लड़कों को तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर दिया। पर जेक उनकी बात को अनसुना करके अपने शिप से उस वेपन को ऊपर धकेलना शुरू कर देता है। उसने शिप के फ्यूजन ड्राइव को ट्रिगर किया, जिससे शिप के जलने का खतरा बहुत बढ़ गया था, मगर जेक ने तेजी से काम करते हुए कुछ नुकसान होने से पहले ही उस वेपन को सही जगह पर फिट कर दिया। लेकिन इसके बाद जब वो बेस पर वापस लौटा तो जियांग ने उसे इस गलती का जिम्मेदार ठहराते हुए बहुत खरी खोटी सुनाई और अगले ऑर्डर्स मिलने तक जेक को बर्खास्त कर दिया। वहीं एरिया 51 में जनरल एडम्स को एक इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है। दरअसल 20 साल पहले पकड़े गए एलियंस जो अब तक बेहोशी की हालत में थे, वो अचानक होश में आ गए थे और अपने पिंजरों में बुरी तरह से छटपटा रहे थे। एडम्स इस बारे में ESD डायरेक्टर से बात करना चाहता था, पर उनसे संपर्क न हो पाने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि असल में डायरेक्टर डेविड इस वक्त अफ्रीका में है, जहां उनके साथ गवर्नमेंट कंट्रोलर फ्लॉयड भी मौजूद था। दरअसल डेविड यहाँ के वॉरलॉर्ड उम्बतू और उसकी रेबल आर्मी से मिलने आया था, जिनके हेडक्वार्टर्स चारों ओर से एलियंस की हड्डियों से घिरे हुए थे। लेकिन वहाँ के लोग डेविड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने डेविड पर हथियार तान लिए। पर हालातों के बिगड़ने से पहले ही कैथरीन ने बीच में आकर उन्हें यकीन दिलाया कि डेविड उनके साथ है। कैथरीन यहाँ काफी वक्त से उम्बतू और एलियंस के बीच के दिमागी कनेक्शन पर रिसर्च कर रही है और वो डेविड को उस इकलौते एलियन शिप के पास ले गई जो 20 साल पहले धरती पर उतरा था। उसने डेविड को बताया कि यहाँ के लोकल्स ने उस शिप से निकले एलियन से पूरे 10 साल तक जंग लड़ी थी। लेकिन तभी उम्बतू ने वहाँ आकर बताया कि 2 दिन पहले शिप की लाइट अपने आप ही जलने लगी। इसी दौरान उन्हें जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जिसे देखकर उम्बतू ने बताया कि पिछली जंग के दौरान एलियंस धरती के कोर तक खुदाई करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी मदरशिप तबाह होने की वजह से उनका ये काम रुक गया था। खैर, अब ये सब देखने के बाद डेविड के कहने पर उम्बतू उन्हें उस एलियन शिप के अंदर ले गया, जिसका कंप्यूटर लगातार कुछ सिग्नल भेज रहा था और डेविड उसे देखते ही समझ गया कि एक डिस्ट्रेस कॉल है और आसान भाषा में कहूँ तो ये कंप्यूटर मदद के लिए सिग्नल भेज रहा है। लेकिन इससे भी डरावनी बात ये थी कि इसके भेजे सिग्नल्स का जवाब किसी ने पहले से ही दे दिया था, जिसका मतलब साफ था कि जल्दी ही इंसानों का एक बड़े खतरे से सामना होगा, जो शायद उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होगा। दूसरी ओर मून बेस पर जेक अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिसिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जो कि पुराने प्रेसिडेंट यानी कि विटमोर की बेटी है, जिसके दौरान पैट्रिसिया ने उसे बताया कि इंटरनेशनल लेगेसी स्क्वाड्रन जल्द ही मून बेस का दौरा करने वाली है और इस टीम में उनका पुराना दोस्त डिलन भी शामिल होगा। दरअसल कुछ साल पहले एक फ्लाइंग टेस्ट के दौरान जेक की गलती से डिलन की जान जाते जाते बची थी, इसलिए पैट्रिसिया चाहती थी कि जेक अपनी पुरानी कड़वाहट भुलाकर डिलन से माफी मांग ले। पर उनकी इन बातों के बीच बार बार सिग्नल कट हो रहे थे और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी कॉल पूरी तरह से कट हो गई, जिसके थोड़ी देर बाद जब स्क्वाड्रन बेस पर पहुंचा तो हर कोई डिलन से मिलने के लिए बेताब था, क्योंकि डिलन पिछली जंग के हीरो स्टीवन का सौतेला बेटा है। खैर, अब लंच के वक्त जेक और डिलन का आमना सामना हुआ, पर सुलह करने की बजाय जेक ने फिर से डिलन को टॉन्ट मारते हुए कहा कि तुम एक बार फिर से मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो और ऐसा करने का अंजाम तुम्हें अच्छे से पता है। पर ये सुनकर डिलन ने आपे से बाहर होकर जेक के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया, जिस पर कमांडर जियांग की भी नजर पड़ गई थी। लेकिन जेक ने बात को संभालते हुए जियांग से झूठ कह दिया कि मैं बस गिर गया था। पर अपने कमरे में लौटते ही जेक ने चार्ली के सामने कबूल किया कि मैंने जरूरत से ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी। इसी बीच जनरल
एडमिरल एडम्स को खबर मिली कि उनका शनि ग्रह के चांद पर बना हुआ बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसके बाद तुरंत रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अफ्रीका में डेविड को भी इस इमरजेंसी की खबर दी जाती है, मगर कैथरीन अब भी उन सर्कुलर ड्राइंग्स की छानबीन में खोई हुई है जो हर जगह बनी हुई हैं। तब उम्बुतू उन्हें अपने ऑफिस ले गया और उन्हें वो ड्राइंग्स दिखाई जो उसने उन अजीब सपनों के बाद बनाई थी। दरअसल ये सर्कल अब किसी अजीब मशीन या फिर यंत्र जैसा दिखने लगा था, और इतना ही नहीं बल्कि उम्बुतू ने एलियंस की भाषा के कुछ हिस्सों को डीकोड करने में भी कामयाबी हासिल कर ली थी। वहीं मून बेस के एटमॉस्फेयर में अचानक एक अजीब सा बवंडर बनने लगा, जिससे सब लोग बुरी तरह से डर गए थे। दरअसल ये एक वॉर्म होल था, जिसमें से देखते ही देखते एक गोलाकार मशीन बाहर निकली जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उम्बुतू की ड्राइंग्स में थी। तब तुरंत इसके बारे में प्रेसिडेंट लैनफोर्ड और डेविड को बताया जाता है, और डेविड को उस मशीन को देखते ही एहसास हो गया कि ये गोलाकार मशीन असल में एक स्पेसशिप है। प्रेसिडेंट का मानना था कि अगर ये एलियंस हम पर हमला करने वाले हैं तो हमें उन पर पहले ही हमला कर देना चाहिए, पर डेविड ने उन्हें टोकते हुए समझाया कि ये शिप पिछले हमलों जैसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये किसी दूसरी एलियन प्रजाति का हो जिसका मकसद दुश्मनी हो ही नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट लैनफोर्ड ने जब ईएसडी काउंसिल की इस बारे में वोटिंग करवाई तो वोटिंग का फैसला पहले हमला करने के हक में निकला। तब ऑर्डर मिलते ही कमांडर जियांग ने बेस के विशाल वेपन को एक्टिवेट किया और बड़ी आसानी से उस स्पेसशिप को मार गिराया। पर प्रेसिडेंट अब भी ये उम्मीद कर रही थी कि कहीं उनसे कुछ गलत ना हो गया हो। तब डेविड ने प्रेसिडेंट से कहा कि हमें इस मरी हुई स्पेसशिप के मलबे की छानबीन करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए, ताकि हम पता लगा सकें कि स्पेसशिप के अंदर कौन था और हमने किसे मारा है। और इस बार प्रेसिडेंट लैनफोर्ड एक साइंटिफिक टीम भेजने के लिए राजी भी हो गई, पर उन्होंने राजनीतिक कारणों की वजह से डेविड को वापस वॉशिंगटन डीसी बुला लिया था, जिससे डेविड काफी गुस्से में आ जाता है। खैर, अब इस सब के बाद लैनफोर्ड ने पब्लिक के बीच ये ऐलान कर दिया कि हमने धरती को दूसरे एलियन हमले से बचा लिया है। मगर जब विथमोर ने टीवी पर ये न्यूज देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गया। दरअसल उसे लग रहा था कि वो पुराने एलियंस नहीं थे, इसलिए वो सबको होशियार करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि वो एलियंस वापस आने वाले हैं और इस बार हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन पैट्रिसिया ने उन्हें समझाया कि आपको पुरानी बातें भूलकर हमारी नई प्रेसिडेंट पर भरोसा रखना चाहिए, और विथमोर ने भी उसकी ये बात मान ली। पर इसके थोड़ी देर बाद जब पैट्रिसिया उन्हें फिर से देखने गई तो विथमोर अपने कमरे से गायब थे। इसी बीच जेक ने डेविड की परेशानी को समझकर उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए उसने जियांग की नजरों से बचते हुए एक शटल चुरा लिया और सीधा उड़कर अफ्रीका पहुंच गया, जहां से वो डेविड, फ्लॉयड, उम्बुतू और कैथरीन को पिक कर लेता है। जिसके बाद पुराने मदरशिप के मलबे के बीच से खतरनाक उड़ान भरते हुए आखिरकार वो लोग उस स्पेसशिप तक पहुंच गए और जेक और डेविड ने उसे निकालने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं धरती पर पहली जंग की जीत की एनिवर्सरी का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट लैनफोर्ड की स्पीच के बीच में ही विथमोर वहां पहुंचकर सबको चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, पर उसके ज्यादा कुछ बोलने से पहले ही अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द उठा, जिससे वो बेहोश हो गया। उधर हॉस्पिटल के कमरे में डॉक्टर ओकुन दीवारों पर अजीब फॉर्मूलाज लिख रहे थे, जब अचानक उन्हें भी वैसा ही दर्द महसूस होता है और जल्दी ही उम्बुतू की भी हालत वैसी ही हो जाती है। मगर तभी अचानक मून बेस पर एक नया विशाल एलियन मदरशिप वहां पहुंचकर सतह के बिल्कुल करीब आ गया था, जिससे सब लोग दंग रह गए। इस घटना से हो रही तबाही की वजह से जेक और डेविड काफी बुरी तरह से फंस गए थे। मगर तब चार्ली ने तुरंत शटल का कंट्रोल संभाला और जेक और डेविड के उस शिप के नीचे कुचले जाने से कुछ ही पल पहले उन्हें उठाने में कामयाब हो गया। अब शिप में आकर जेक ने शिप की कमान वापस से संभाली, ताकि चार्ली रोबोट आर्म्स की मदद से उस गोलाकार को उठा सके। तब कुछ कोशिशों के बाद वो कामयाब तो हो गए, मगर वापस जाते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उस मदरशिप की अपनी ग्रेविटी है जो उनके शटल को अपनी ओर खींच रही है। ये सब देखकर जियांग ने अपने पायलट्स को भेजा और बेस के जॉइंट वेपन को एक्टिवेट करवा दिया, लेकिन उनके ये हमले उस एलियन शिप को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाए। अब इसके तुरंत बाद मदरशिप ने भी उन पर पलटकर हमला किया और उस वेपन को तबाह कर दिया, जिसे देखकर जियांग ने तुरंत सबको वहां से निकलने के ऑर्डर्स दे दिए। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, वो विशाल शिप मून बेस के एक बड़े हिस्से को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। तब उस मदरशिप को रोकने के लिए ईएसडी ने अपना ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, मगर उसके हमला करने से पहले ही उस मदरशिप ने सभी सैटेलाइट्स को निस्ते नाबूद कर दिया। जिसके कुछ ही मिनटों बाद वो मदरशिप धरती तक पहुंच गया और जेक का शटल भी उसकी ग्रेविटी की वजह से नीचे खींचा चला आता है। इस मदरशिप के धरती के इतने करीब आते ही तबाही शुरू हो गई थी। शिप की ग्रेविटी लोगों और बड़ी इमारतों को तिनके की तरह ऊपर खींच रही थी।
तब तबाही का ये मंजर देखकर डेविड को एहसास हुआ कि ये विशाल जहाज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लैंड करने वाला है और इधर जेक को मलबे से बचने के लिए हवा में हैरत अंगेज कारनामे दिखाने पड़ रहे थे। वहीं जमीन पर प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड ने सभी समुद्री इलाकों को खाली करने का ऑर्डर दिया, पर इसके बावजूद कुछ कश्तियां वक्त पर ये संदेश नहीं सुन पाती। डेविड के पिता जूलियस भी उस वक्त समंदर में थे और वो इस आफत को अपनी आंखों से देख रहे थे। इसलिए उन्होंने डेविड को कॉल करके बताया कि एलियंस का ये जहाज पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा है। पर इससे पहले कि उनकी बात पूरी हो पाती, वो मदरशिप लैंड कर गया और जूलियस की बोट एक दूसरी बोट से टकरा गई। उधर मून बेस से इलाइट पायलट्स की टीम दुश्मन का सामना करने निकल पड़ती है, मगर डिलन वक्त पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए उसे मजबूरन अपनी आंखों के सामने अपनी मां को एक औरत और बच्चे की जान बचाते हुए देखना पड़ रहा था। वहीं एरिया 51 में विथमोर और पैट्रिसिया जनरल एडम से मिलते हैं और डॉक्टर ओकुन भी अपने कमरे से निकलकर इस मीटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। दरअसल पिंजरों में कैद वो एलियन सब बिल्कुल पागल हो चुके थे और ओकुन का मानना था कि वो दुश्मनी में नहीं बल्कि खुशी में झूम रहे हैं। इसी बीच डेविड और बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे, मगर तभी विथमोर ने चुपके से एक सील्ड रूम में दाखिल होकर एक एलियन को आजाद कर दिया ताकि उनसे बात की जा सके। तब उस एलियन ने अपने टेंटिकल से विथमोर को जकड़ लिया और उसके जरिए बोलना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि वो आ चुकी है और वही सब कुछ है। तब कैथरीन ने उस एलियन को वही पुराना सर्कुलर सिंबल दिखाकर उससे उसका मतलब पूछा, पर वो एलियन उसे देखकर गुस्से से भड़क उठा, जिससे सैनिकों को लगा कि ये हमला विथमोर की जान ले लेगा। इसलिए वो उस एलियन को रोकने के लिए उस पर गोलियां चला देते हैं, मगर उनकी गोलियां तो उस पर कुछ खास असर नहीं कर पाई। पर तभी उम्बुतू अपनी तलवार के साथ उस एलियन पर टूट पड़ा और तब उन्हें पता चला कि वो विशाल शरीर सिर्फ एक आर्मर था, जिसके टूटते ही अंदर से एक असली छोटा सा एलियन निकला, जिसे उम्बुतू ने तुरंत मौत के घाट उतार दिया। दूसरी ओर समंदर के किनारे भाई बहनों का एक ग्रुप, जिन्होंने अभी अभी अपने माता पिता को खोया था, वो गाड़ी लेकर पनाह की तलाश में निकलते हैं। तब मलबे के बीच उन्हें जूलियस की तबाह हुई बोट और उसके अंदर बेहोश जूलियस मिले और ये जानकर कि वो अभी भी जिंदा हैं, वो उन्हें अपने साथ ले लेते हैं। वहीं एरिया 51 की टीम ने जब उस मदरशिप को स्कैन किया तो डेविड को समझ आ गया कि वही सब कुछ है का मतलब ये है कि ये एलियंस एक हाइव की तरह है और उनकी विशाल रानी यहाँ पहुँच चुकी है। तभी एक जासूसी विमान ने उन्हें समंदर के नीचे का लाइव फीड भेजा, जहां ये मदरशिप धरती के अंदर ड्रिल कर रही थी। यानी कि ये एलियंस धरती के कोर तक पहुंचना चाहते हैं और अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो धरती पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन डेविड ने सबको याद दिलाया कि पिछली जंग में उन्होंने मदरशिप को तबाह करके जीत हासिल कर ली थी, जिसका मतलब है कि उस वक्त भी शिप के अंदर कोई दूसरी रानी मौजूद थी। यानी कि उन्हें इस बेहद शक्तिशाली शिप को पूरी तरह से तबाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस उसकी रानी को खत्म करना ही काफी होगा। तब ये सब सुनकर लैंडफोर्ड ने रानी को ढूंढने के लिए एक मिशन की इजाजत दे दी और सभी पायलट जंग के लिए तैयार हो गए। उनका प्लान ये था कि ड्रोन्स पहले दुश्मन की शील्ड्स को नाकारा करेंगे और फिर पायलट्स उन बॉम्ब्स को कवर देंगे जो कोल्ड फ्यूजन वॉरहेड से शिप की आउटर बॉडी को भेदकर रानी को मौत की नींद सुला देंगे। मगर जैसे ही पायलट्स मदरशिप के करीब पहुंचे, मदरशिप ने तुरंत अपना डिफेंस सिस्टम खोल दिया। तब जेट्स ने पूरी कोशिश की कि शिप के चारों ओर घूमकर अपना बचाव करते हुए हमला करें, पर शिप का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके ऊपरी हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। तब दो बड़े बॉम्बर्स को खोने के बाद जेक ने बताया कि शिप के अंदर दाखिल होना ही उनका आखिरी मौका है। डिलन ने भी इस बात को मानते हुए कहा कि ये खतरनाक जरूर है, पर इस वक्त इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद एडम्स ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन देते हुए बाकी टीम को बैकअप देने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब उनके जेट उस शिप के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो लोग दंग रह गए, क्योंकि वहां अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। ठीक उसी वक्त विथमोर भी होश में आ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए पैट्रिसिया को कहा कि तुम्हें उन्हें आगाह करना होगा, क्योंकि रानी को उनके वहां आने की पहले से ही खबर है। तब ये सब सुनकर पैट्रिसिया तुरंत एडम्स के पास भागी ताकि वो उन्हें बता सके कि ये एक जाल है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रानी ने एक ऐसी स्पेशल वेव को छोड़ा जिसने सभी जेट्स को नकारा कर दिया, जिसकी वजह से पायलट्स ऊपर से नीचे गिरने लगे, मगर वो गिरते गिरते भी मिशन पूरा करने के लिए बॉम्ब्स को रिलीज करवा देते हैं। पर वो धमाका रानी का बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक एनर्जी फील्ड से घिरी हुई थी। तभी अचानक एलियन सिस्टम से एक दूसरी और कहीं ज्यादा बड़ी वेव निकली, जिसने सारे सैटेलाइट्स, एरिया 51 बेस और प्रेसिडेंट के बंकर को ब्लैकआउट कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मदरशिप ने बंकर पर हमला बोल दिया, जिसमें प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड के समेत अंदर मौजूद हर कोई मारा गया।
अब इसके कुछ ही देर में मिलिट्री लीडर्स एरिया 51 पहुंचे और उन्होंने एडम्स को नया अमेरिकन प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। वहीं कैथरीन ने ओकुन की ड्राइंग्स उम्बतू को दिखाई और उम्बतू उनका कुछ हिस्सा ट्रांसलेट करने में कामयाब हो गया। उनमें एक इंटरगैलेक्टिक वॉर का जिक्र था और किसी दुश्मन को धरती तक पहुंचने से पहले ही रोकने की बात की गई थी। और तब उम्बतू को एहसास हुआ कि वो गोलाकार शिप असल में उनका साथी बनना चाहता था, क्योंकि वो एलियंस उसके भी दुश्मन थे। वहीं मदरशिप के अंदर जेक और डिलन कुछ और पायलट्स के साथ उस गिरावट के बाद भी जिंदा बच निकले थे और अब उन्हें पकड़े जाने से बचने के लिए उस इकोसिस्टम में छुपना पड़ रहा था। उधर बेस पर ओकुन एक स्पेशल लेजर की मदद से उस कैप्सूल को खोलने में कामयाब हो गया और उसे स्कैन करने लगा, पर इसके बावजूद उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तब फ्लॉयड ने उत्सुकता में जैसे ही उस गोलाकार शिप को छुआ, तभी उसकी चिकनी सतह फ्लॉयड के हाथों को अपने अंदर समाने लगी, जिसके कुछ ही पलों बाद वो गोला पूरी तरह से एक्टिव हो गया और फ्लॉयड के हाथ छोड़ते ही उसके दिमाग से सीखी हुई इंसानी भाषा में बात करने लगा। ठीक उसी वक्त रानी के सिस्टम पर एक रीडिंग चमकी और उसने एक विशाल आर्मर पहनने का फैसला किया और पायलट ये देखकर दंग रह गए कि मदरशिप का ऊपरी हिस्सा अचानक अलग होकर एक नए हमले के लिए निकल पड़ा है। वहीं उस गोले ने बताना शुरू किया कि उसने एलियंस की भेजी मदद की पुकार को बीच में ही पकड़ लिया था और वो इंसानों को चेतावनी देने आया था, पर इंसानों ने बिना सवाल पूछे ही उस पर हमला कर दिया। उस गोले की प्रजाति पहले भी इन हमलावर एलियन से लड़ चुकी है और वो लोग इन मदरशिप्स को हार्वेस्ट शिप्स कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाकर उनके कोर को निकालकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये गोला अपने ग्रह का इकलौता बचा हुआ सदस्य है जिसके सिस्टम में एडवांस टेक्नोलॉजी के सारे राज छुपे हुए हैं और एक गुप्त ग्रह भी मौजूद है जहां ये गोला तबाह हुए ग्रहों के रेफ्यूजीज को ऐसे हथियार बनाना सिखाता है जो इन हमलावरों को हरा सकें और यही वजह है कि एलियंस इससे डरते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये गोला एक्टिवेट हो चुका है इसलिए क्वीन उसे ट्रैक कर सकती है। तब ये सब सुनकर डेविड ने सलाह दी कि अगर रानी खुद यहाँ आ रही है तो वो उसे उसी तरह जाल में फंसा सकते हैं जैसे उसने उन्हें फंसाया था। ओकुन और डेविड का प्लान था कि वो असली गोले को एक आइसोलेशन चैम्बर में छुपा देंगे और एक टग शिप में ढेर सारे कोल्ड फ्यूजन बॉम्ब्स भरकर उसके रेडिएशन सिग्नल की नकल करेंगे, जिससे रानी उस नकली सिग्नल का पीछा करते हुए सीधा मौत के जाल में आ फंसेगी। यानी कि अब उन्हें बस रानी को ट्रैक करने का कोई रास्ता चाहिए था। पर तभी एडम्स ने बताया कि उनके पास अभी भी पिछली जंग का एक पुराना रेडार ट्रक मौजूद है। तब एडम और डेविड ने बचे हुए पायलट से बात की और उन्हें समझाया कि सैटेलाइट्स न होने की वजह से किसी एक पायलट को मैनुअली वहां जाकर उन बॉम्ब्स को फोड़ना होगा, पर इसका मतलब साफ था कि जो भी पायलट इस मिशन को करेगा वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तब पैट्रिसिया इस खतरनाक काम को करने के लिए खुद आगे आई, मगर विथमोर ने अपनी बेटी की बात को काटते हुए खुद इस मिशन को करने का फैसला कर लिया। इसी बीच जूलियस को भी होश आ गया और वो उन बच्चों को मनाने में कामयाब रहा कि वो उसे एरिया 51 ले चलें, पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा था और वो बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। तब एक गैस स्टेशन पर रुकने के बाद उन्हें बच्चों से भरी एक स्कूल बस मिली जिन्हें उनका ड्राइवर अकेला छोड़कर भाग गया था, मगर जूलियस ने तुरंत उस बस का स्टीयरिंग संभाला और उन सब बच्चों को लेकर एरिया 51 की ओर निकल पड़ा। वहीं मदरशिप के अंदर फंसे हुए पायलट्स को आखिरकार एलियंस के जहाजों को रखने की जगह मिल ही गई। तब जेक आगे बढ़कर एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें भला बुरा कहने लगा, यहाँ तक कि उसने वहाँ के फर्श पर पेशाब भी कर दिया था ताकि मौका मिलते ही उसके दोस्त जेट्स को चुरा सकें। तब वो एलियंस जेक की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करते और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर जेक को कोई गोली लगने से पहले ही पायलट्स जेट्स लेकर उड़े और उन्होंने जेक को वहाँ से पिक कर लिया, जिसके बाद एलियंस उनका पीछा करने लगे। पर दिक्कत ये थी कि वहाँ के दरवाजे अब बंद होना शुरू हो गए थे, इसलिए पायलट्स को मौत से बचने के लिए हवा में ऐसे हैरत अंगेज कारनामे करने पड़े जिनकी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी। तब जंग की इस गर्मा गर्मी में आखिरकार जेक ने डिलन से अपनी उस पुरानी गलती के लिए माफी मांगी जिसकी वजह से डिलन की जान जाते जाते बची थी। जिसके बाद कुछ बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने के बाद पायलट्स दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वहां से निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी ओर बेस पर हर कोई बड़े हमले के लिए तैयार बैठा था। पैट्रिसिया ने अपने पिता को जाते हुए देखा और उनकी मनाही के बावजूद उनकी मदद के लिए अपना जेट लेकर उनके साथ निकल पड़ी। और ठीक उसी वक्त जूलियस और बच्चे भी बस लेकर वहां पहुंचे और इधर रानी भी अपनी विशाल सेना के साथ वहां धमकी थी। तब जैसे ही बेस और एलियंस के बीच एक नई जंग शुरू हुई तो डेविड की नजर उस बस पर पड़ी और उसने हिफाजत के लिए उसे अपने सेक्टर में बुला लिया। प्लान के मुताबिक उन्होंने असली गोले को आइसोलेशन चैम्बर में रखा हुआ था और रानी उनके इस धोखे में फंस जाती है। रानी को लग रहा था कि विथमोर के पास ही असली सिग्नल है, जिसके दौरान जब विथमोर अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ रहा था तो पैट्रिसिया ने अपने पिता के जेट के करीब उड़ते हुए उन्हें आखिरी गुड बाय कहा, जिसके बाद डेविड ने एलियन आर्मी के चारों ओर एक शील्ड बनाई ताकि धमाके का असर उसी शील्ड तक सीमित रहे और विथमोर ने रानी के शिप में दाखिल होकर बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया।
जिससे एक पल के लिए टीम को लगा कि वो जीत गए हैं। मगर अचानक एलियन आर्मी ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बेस का विशाल वेपन तबाह हो गया था। तब जैसे ही धमाके का धुआं हटा तो पता चला कि रानी अब भी जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी शील्ड से खुद को बचा लिया था। तब डेविड तुरंत जूलियस और बच्चों के साथ बस में सवार हो गया ताकि वो वहां से निकल सकें, क्योंकि रानी अब उनका पीछा करने लगी थी। जमीन पर मौजूद हर सैनिक उस गोले को बचाने के लिए बेस की ओर लौटा, जबकि पायलट्स रानी पर हमला करने लगे। पर रानी की शील्ड उसे सैनिकों के हर हमले से आराम से बचा रही थी। और ठीक उसी वक्त पैट्रिसिया ने गौर किया कि हमला करते वक्त रानी कुछ सेकंड्स के लिए अपनी शील्ड को हटा देती है। तब इसी मौके का फायदा उठाकर पैट्रिसिया ने रानी के वीक पॉइंट पर निशाना लगाया, जिससे उसकी शील्ड तबाह हो गई और वो कमजोर पड़ गई। जिसके बदले में रानी ने भी पैट्रिसिया के जेट पर हमला किया, मगर पैट्रिसिया क्रैश होने से ठीक पहले पैराशूट से निकलने में कामयाब रही। पर रानी अब भी उसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पैट्रिसिया तक पहुंचने से पहले ही डिलन और बाकी पायलट्स वापस लौट आए और वो उन्हीं की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रानी पर बुरी तरह से टूट पड़े। वहीं बेस के अंदर आखिरकार एलियंस उस गोले तक पहुंच जाते हैं, जिसकी हिफाजत ओकुन और इसाकस कर रहे थे, और उन्होंने तुरंत अपनी रानी को गोले की लोकेशन का मैसेज भेज दिया। वहीं बाहर डिलन और उसकी टीम अपने जेट से कंट्रोल खो बैठे थे, क्योंकि रानी ने अपने हाइव लिंक का इस्तेमाल करके सारी टेक्नोलॉजी को अपने चारों ओर एक नई ढाल की तरह लपेट लिया था। उधर उम्बतू और फ्लॉयड तेजी से आइसोलेशन रूम की ओर बढ़े ताकि वो एलियन से लड़ सकें, मगर एलियन से चल रही इस लड़ाई में इसाकस एक एलियन के हमले का शिकार हो गया। और जब तक उम्बतू और फ्लॉयड ने उन एलियंस को खत्म किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओकुन को नम आंखों से अपने दोस्त को आखिरी अलविदा कहना पड़ा। लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे और रानी ने उस गोले तक पहुंचने से पहले बेस की छत को बुरी तरह से तोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं डिलन ने जब उस जेट शील्ड को एक भयानक टॉर्नेडो कहा तो जेक के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके मुताबिक वो लोग मैनुअल थ्रस्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो टॉर्नेडो एक आग के गोले में बदल जाता है और उसने उन्हें उस हाइव से बाहर फेंक दिया। तब जैसे ही रानी ने बेस को भेद कर उस गोले को अपने कब्जे में लिया, पायलट्स को अपने जेट्स पर वापस कंट्रोल मिल गया और उन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मजबूरन रानी को अपने आर्मर से बाहर निकलना ही पड़ा। तब रानी वहां से बच निकलने की कोशिश कर रही थी और उस बस को कुचलने ही वाली थी, मगर डेविड ने सही वक्त पर गाड़ी पीछे कर ली। ठीक उसी पल रानी ने जमीन पर गिरकर दम तोड़ दिया और उसके हाथ से वो गोला आजाद हो गया। रानी की मौत होते ही ड्रिलिंग मशीन भी तुरंत रुक गई और दुनिया भर में मौजूद एलियन शिप्स जमीन पर गिरकर तबाह हो गए। तब पूरी दुनिया में इस बड़ी जीत का जश्न मनाया जाता है और मदरशिप धरती को छोड़कर चला जाता है। वहीं ओकुन ने इस बात की जांच की कि वो गोला भी पूरी तरह से सही सलामत है। डेविड थोड़ा फिक्रमंद था कि शायद ये धरती ऐसे एक और हमले को नहीं झेल पाएगी, मगर ओकुन ने उसे याद दिलाया कि गोले के पास उस शेल्टर प्लेनेट पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मौजूद है, जिसका मतलब साफ है कि इंसानियत के लिए अब अगला कदम उस इंटरगैलेक्टिक जंग का हिस्सा बनना है। एलियंस की रानी की मौत के बाद इंसानियत ने एक बार फिर से इस विशालकाय खतरे को हरा दिया और धरती पर जीत का परचम लहराया। लेकिन जब एक तरफ हम आसमान से आने वाले खतरों से लड़ रहे थे, तब धरती पर ही एक ऐसी गहरी जगह है जिसे सदियों से हमने नजरअंदाज किया है, क्योंकि कभी कभी असली दुश्मन सितारों के बीच नहीं बल्कि उन दीवारों के बीच छुपे होते हैं, जिनकी हिफाजत का जिम्मा हमने खुद उठाया होता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जहाँ लेवाई और द्रासा नाम के 2 एजेंट्स सदियों पुरानी एक विशाल दीवार की रखवाली कर रहे हैं। ये दीवार किसी को अंदर आने से नहीं बल्कि उस भयानक चीज को बाहर निकलने से रोकती है, जिसने सदियों से इस घाटी को अपना नर्क बनाया हुआ है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या लिवाई और द्रासा इस दीवार के पीछे छुपे उस खौफनाक राज को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।